आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के चैप्टर 5 की। भारतीय संविधान के चैप्टर 5 के तहत राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात की गई है। भारतीय संविधान के इस पार्ट में आर्टिकल 37 से 51 दिए गए हैं। इस प्रत्येक आर्टिकल में अलग अलग बातें रखी गई है, जिसे आज हम सरल भाषा में समझेंगे। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने देश का कानून और खासकर अपने देश का संविधान पता होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रख हम भारतीय संविधान को सरल भाषा में आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोगों को भारतीय संविधान के चैप्टर 1 से पूरा भारतीय संविधान समझना चाहिए, और हम मानते हैं यह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हो और आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के चैप्टर 5 में सबसे पहले राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, न्याय आधारित समाज व्यवस्था। दूसरा, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा। और चौथा, सामूहिक कल्याण। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर यह पूरा चैप्टर बनाया गया है। यानी हमारा आज का एपिसोड भी इन बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को समझना है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 समझेंगे। आज के विषय में समाहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में लागू किया नहीं जा सकता, फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह बताया गया है। यानी कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत हमें कोई कानूनी अधिकार नहीं देते, और नहीं हमें कोई कानूनी उपाय भी मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि इन सिद्धांतों को आर्टिकल 37 के प्रावधानों के अनुसार कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर रखा गया है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के लिए विचार की गई नई प्रणाली के आदर्शों को लागू करने के लिए राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि संविधान के प्रारंभ में ये मार्गदर्शक सिद्धांत कानूनी व्यवस्था देने में सक्षम नहीं पाए गए, और इसलिए इन्हें कानूनी बल नहीं दिया गया। तो मूल रूप से आर्टिकल 37 के तहत यह बातें बताई गई है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 के तहत लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करेगा, यह बात बताई गई है, जिसमें हमें 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जानकारी दी जाती है। राज्य सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव प्रभावी ढंग से प्राप्त और संरक्षित करेगा, लोक कल्याण के विकास के लिए प्रयास करेगा। इसे सरल भाषा में समझते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा विभिन्न सिद्धांतों से बनी है, जो किसी भी नागरिक के व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है। न्याय मुख्य श्रेणी है और सामाजिक न्याय इसका एक हिस्सा है। इसके अलावा एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा भी इसे हम मान सकते हैं। पीड़ित लोगों को उनके कष्टों से मुक्त रहने और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना ही हमारे देश की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, राज्य विशेष रूप से न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच आय की असमानता को कम करने और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसे भी सरल भाषा में समझ लीजिए। भारत जैसे विकासशील देश में जहां स्थिति और अवसर की भारी असमानता है, सामाजिक न्याय की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कानून एक उत्प्रेरक है। संविधान अपने राज्य को मानव गतिविधि के सभी पहलुओं में समाज के सभी लोगों के साथ न्याय करने का आदेश देता है। सामाजिक न्याय और समानता एक दूसरे के पूरक है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 38 के तहत यह बातें बताई गई है। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 के तहत राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, यह बात बताई गई है, जिसमें हमें 6 बातों को ध्यान में रखना है। 39A, पुरुष और महिला नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार होगा।
39B समाज के भौतिक संसाधनों की स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण लिखित रूप से प्राप्त होना चाहिए। 39C अर्थव्यवस्था को इस तरह से प्रतिबंधित किया जाता है कि धन और उत्पादन के साधन जमा न हो और सार्वजनिक हित का नुकसान न पहुंचे। 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 39E पुरुष और महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत का और बच्चों के कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा। 39F बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्र और सम्मान की स्थिति में विकसित करने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करना और बच्चों और युवाओं को शोषण के खिलाफ और उनकी नैतिक और आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ रक्षा करना, यह चुनी हुई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मूल रूप से भारत के संविधान के आर्टिकल 39 के तहत यह बातें बताई गई है। भारत के संविधान के आर्टिकल 39A के तहत सभी नागरिकों को मुफ्त में कानूनी सहायता की बात की गई है। इसमें मूल रूप से हमें एक बात का ध्यान रखना है, भारत के किसी भी नागरिक के पास पैसे नहीं होने के कारण उसे न्याय से वंचित रखा नहीं जा सकता। यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक समान न्याय मिलना चाहिए और एक समान न्याय की व्यवस्था भी मिलनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन लोगों के पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं होते, यानी कि फीस नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को मुफ्त में वकील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जाता। किसी भी व्यक्ति को अपना केस लड़ने के लिए मुफ्त में वकील किस तरह से मिलता है, इस विषय के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिए और वह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। इससे आगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाए और उसकी देखभाल के लिए राज्य सरकार के द्वारा पैसे मुहैया करवाए जाए। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को अलग से अधिकार भी दिए जाएंगे ताकि अधिकारों का उपयोग कर ग्राम पंचायत के द्वारा अपने गांव के लिए निर्णय लिए जा सके और अपने गांव का विकास कर सके। तो इसके लिए आर्टिकल 40 दिया गया है। इससे आगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के तहत काम, शिक्षा और कुछ मामलों में मदद के अधिकार की बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक शक्ति और विकास की सीमा के भीतर वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान बनाएगी और अन्य मामलों में देखी जाने वाली कमियां दूर करेगी। यानी कि चुनी हुई सरकार के द्वारा इस तरह से व्यवहार होना चाहिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न उठाना पड़े। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक बीमार होता है, वृद्ध होता है, किसी कारण से विकलांग होता है, तो ऐसे में सरकार को प्राथमिकता देते हुए उन लोगों को होने वाली परेशानी दूर करनी चाहिए। और इसी तरह से भारत के किसी भी नागरिक को रोजगारी या शिक्षा के विषय में कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए और उसे भी सरकार के द्वारा तुरंत दूर करना चाहिए। लेकिन भारत में आजादी के इतने साल के बाद भी यह देखने को नहीं मिलता। आज भी लोगों को अच्छी अस्पताल की व्यवस्था नहीं मिलती, मुफ्त में शिक्षा नहीं मिलती और रोजगारी के पर्याप्त साधन भी नहीं बनाए गए, यानी कि लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता। तो इस प्रत्येक भारतीय नागरिक को और चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और इस विषय को एक बार ध्यान पर जरूर लेना चाहिए। अब इससे आगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 42 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 के तहत न्याय और काम करने में मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत की बात बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है, राज्य काम के लिए न्यायिक और मानवीय स्थिति और मातृत्व सहायता प्रदान करेगा। यानी कि चुनी हुई सरकार के द्वारा काम की जगहों के लिए कानून पारित किया जाएगा और प्रत्येक भारतीय नागरिक के साथ मानवीय व्यवहार देखने को मिले और काम की जगह से महिलाओं को मातृत्व के टाइम पर सहायता मिले। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नियम कानून पारित किए जाएंगे और आज भारत में प्रत्येक राज्य में सरकारों के द्वारा इसके लिए कानून पारित भी किया गया है और लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं।
अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 के तहत कामदारों के लिए निर्वाह वेतन की बात की गई है। इस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि राज्य को श्रमिकों के लिए उचित जीवन जीने के लिए अच्छा वेतन और श्रमिकों के लिए खाली समय में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए और श्रमिकों को पड़ने वाली मुश्किलें भी दूर करनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को यह बात मूल रूप से बताई गई है। इसके अलावा आर्टिकल 43A और 43B को भी हम जान लेते हैं। आर्टिकल 43A के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और आर्टिकल 43B के तहत सहकारी समितियों में संवर्धन की बात बताई गई है, तो इसे भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए समान आपराधिक कानून पारित करने की बात की गई है, यानी कि जाति और धर्म विशेष को न मानते हुए चुनी हुई सरकार के द्वारा ऐसा कानून पारित किया जाए जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक समान हो और प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक समान न्याय मिले। लेकिन आज भी भारत में आजादी के इतने साल के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू किया गया, यानी कि पारित नहीं किया गया, और इसी की वजह से प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग कानून भारत में देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से बहुत सी बार देखा जाता है कि भारत के नागरिकों को एक जैसा न्याय नहीं मिलता। इस कानून के पारित होने से प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक समान कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी, पर इसी की वजह से प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक समान न्याय भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक समान न्याय मिलेगा। आजादी के इतने साल के बाद भी हमारे देश में यह कानून पारित नहीं किया गया, तो यह प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए ऐसा माना जा सकता है कि उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए और अधिकारों से वंचित रखा गया। इस विषय के ऊपर सरकार को भी एक बार जरूर सोचना चाहिए, जल्द से जल्द यह कानून पारित करना चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को उनके अधिकार मिल सके। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 45 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रारंभिक बचपन और शिक्षा के लिए अधिकार बताए गए हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से मूल रूप से यह बात बताई गई है कि प्रत्येक भारतीय बच्चों को जन्म से लेकर 6 साल की आयु तक जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उनकी देखभाल के लिए उस सभी चीजों को सरकार की ओर से मुहैया करवाना जरूरी है, और इसके अलावा 6 साल की आयु तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था मुहैया करवाना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 46 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति की बात की गई है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। राज्य सरकार कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान रखेगी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण में उनको रक्षा देगी, और इसी को लेकर आज भी भारत में जातिगत राजनीति देखने को मिलती है। बाकी ज्यादातर भारत के नागरिक अपनी जाति को लेकर खुश है और सरकार से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 को देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के तहत पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य बताया गया है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। राज्य में लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के अलावा राज्य इसे अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। विशेष रूप से राज्य शराब और हानिकारक पदार्थों के उपयोग और प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास करेगी, यानी कि उसे बंद करेगी। इस आर्टिकल को ध्यान में रखकर भारत के किसी भी राज्य की सरकार शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है और भारत के बच्चों का भविष्य बचा सकती है, लेकिन प्रत्येक राज्य की सरकार की मुख्य आय का स्रोत शराब से आता है और इसी वजह से ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संबंध में व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें हमें मूल रूप से 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला,
आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर कृषि एवं पशुपालन के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। दूसरा, राज्य सरकार गाय, बछड़े और अन्य दुधारू और बड़े पशु की संतानों को बनाए रखने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए जिम्मेदार होगी। तीसरा, राज्य सरकार पशुओं का कत्ल पर रोक लगाएगी, यानी कि सरकार चाहे तो पशुओं के वध पर रोक लगा सकती है। तो मूल रूप से आर्टिकल 48 के तहत यह 3 बातें बताई गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आर्टिकल 48A जोड़ा गया है। तो चलो जानते हैं आर्टिकल 48A के तहत क्या बात बताई गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A के तहत पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में सुधार और संरक्षण की बात की गई है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। राज्य सरकार देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगी और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगी। अर्थात राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में कानून भी पारित कर सकती है और ज्यादातर राज्यों में कानून पारित किया गया है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जा सकता है और इस अधिनियम के माध्यम से देश के स्मारक और अन्य कीमती जगहों की संरक्षण भी किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रख भारत की सरकार के द्वारा पुरातत्व विभाग बनाया गया है और इस वक्त भारत की कीमती स्मारकों की रक्षा भी पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 के तहत न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग करने की बात की गई है। यहाँ मूल रूप से बताया गया है कि चुनी हुई सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसके माध्यम से न्यायतंत्र को स्वतंत्रता मिल सके और चुनी हुई सरकार या उसके किसी भी प्रतिनिधि न्यायतंत्र में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करे, यानी कि हस्तक्षेप नहीं देखा जाए। लेकिन आजादी के इतने साल के बाद भी भारत में इसे अलग नहीं किया गया। आज भी भारत में देखा जाता है कोर्ट से रिटायर होने के बाद न्यायाधीश महोदय सरकार के साथ जुड़ जाते हैं और नेता बन जाते हैं। लेकिन इस तरह से व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यायतंत्र पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए एक अलग व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए और जो भी न्यायाधीश अपने रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ते हैं उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को न्यायतंत्र पर विश्वास बना रहे। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति के बारे में बात की गई है, जिसमें हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, सरकार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति के लिए कदम उठाएगी। दूसरा, सरकार राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगी। तीसरा, सरकार संगठित राष्ट्रों की बातचीत में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों से संबंधित दायित्वों के सम्मान में बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। चौथा, सरकार अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगी। तो मूल रूप से यह 4 बातें आर्टिकल 51 के तहत बताई गई है। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 से 51 को समझाने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल कश्यप व्यास ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।